तो आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंटेंट बनने के लिए जो जॉब इंटरव्यू होते हैं और जब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज अ ट्रेनी, तो हमें आंसर को कैसे देना है पूछे गए सवालों के बदले में, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। और ये क्लास जो है, ये स्पेशली इन क्लासेस में जो अब मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा, इसमें मैं लगभग हर तरह का जो सवाल आपसे पूछा जाएगा उस सवाल का आपको जवाब क्या देना और कैसे देना है और कितना देना है, ये अपन डिस्कस करेंगे। और हमारा थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज भी हम यहाँ पर खुलेगा, क्योंकि कई सारे टेक्निकल सवाल भी आते हैं। शुरू के 3-4 सवाल बेसिक होते हैं जो कि लगभग सारे इंटरव्यू में सेम होते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट टेक्निकल्स पे आ जाता है सामने वाला बंदा। तो आपने अगर अकाउंटेंट बनने गए हैं तो आपको अकाउंटिंग, आपको टैक्सेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, है ना, आपको सॉफ्टवेयर, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सीख कर गए हो वहाँ पर, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, लॉ के सवाल पूछे जाते हैं, कंप्लायंस के सवाल पूछे जाते हैं। टेक्निकल पार्ट अगर है तो आपसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमें वहाँ पर अपने आप को प्रूव करना होता है, क्योंकि हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू ही एग्जाम है। ऐसा कोई रिटर्न एग्जाम तो होना नहीं है कि आप रट्टा मार के गए और आपने वहां पर लिखा और पास हो गए होके आ गए। आप प्राइवेट सेक्टर में आपको हर वक्त प्रूव करना है, इंटरव्यू में तो प्रूव करना ही है, सिलेक्शन के बाद भी आपको हर दिन खुद को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तभी वहां टिक पाओगे और तभी आप अपना आगे से आगे मुकाम बना पाओगे। अगर इसमें मतलब वो वाली बात है कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। एग्जाम्स में आपने देखा होगा भी, नीट का जो एग्जाम हुआ उसमें जैसे आजकल क्या हो गया, करप्शन बहुत ज्यादा हो गया, स्कैम हो गया है। तो एग्जाम्स में तो सारा चीटिंग हो जाता है, फर्जीवाड़े से बंदा एग्जाम क्लियर कर जाता है, जॉब लग जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में और स्पेशली जो स्किल डेवलपमेंट वाले जो ये कोर्सेज हैं, ये इसमें जाके हम जब जॉब करने वाले हैं, उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। हमारे सपोर्ट से, हमारे जेक से आप घुस भी गए ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप टिक नहीं पाओगे। हो सकता है कोई व्यक्ति हमें देखकर आपको रख ले, हमारे रेफरेंस से आपको रख ले, मैंने बोला सर बहुत बढ़िया लड़का है, क्योंकि जब कोई बंदा रखता है ना तो वो हमसे जरूर कंफर्म करता है लड़का कैसा है। तो कई बार हमें, हमारा कोई फेवरेट बच्चे होते हैं तो हमें उसको लगाना ही लगाना है, तो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, सिंसियर है, डेडिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो रखो। तो वो हमारे उस रेफरेंस से क्या कर देते हैं, रख लेते हैं। फिर 3-4 दिन बाद वो उसको हो सकता है निकाल भी दे, क्योंकि रखा तो था मेरे रेफरेंस से, लेकिन 4 दिन में उन्होंने देख लिया है कि बिल्कुल डल है, कुछ काम वाम आता नहीं है, न सीखने की कोई उसको ललक है, समझ रहे हैं, कोई उत्साह है ना, वो कोई बताते काम तो ढंग से कर पाता है। तो फिर वहां हमारा रेफरेंस कुछ काम नहीं आने वाला है। उन्होंने रखा था, ये रिगार्ड दिया हमें, अब वो टिकाएंगे ये रिगार्ड कोई नहीं देता है, क्योंकि कोई जबरदस्ती किसी को झेलता नहीं है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा गला काट प्रतियोगिता है, कंपटीशन है खतरनाक वाला। अगर आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया तो आपको कोई भी नहीं रखने वाला है। ऐसे कोई पैसा देता है क्या, बताओ, कोई नहीं देता। इसीलिए हमें नॉलेज भी होना चाहिए, हमें नॉलेज को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल पार्ट पर भी हमारा एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, और हमें सीखने का पूरा इंथुजियाज्म भी हमेशा होना चाहिए कि आगे ज़्यादा ज़्यादा सीखें। कैचिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, सामने वाला हमें कुछ बता रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तो हम उसे ध्यान पूर्वक उस ट्रेनिंग को लेवें। मान लो आप इंटरव्यू में गए, 4 दिन वो आपको सिखाने बैठे हैं, साथ में किसी को बैठाया साथ में, आप हर चीज को उस वक्त बिल्कुल अटेंटिव मोड में कैच करें, क्योंकि वो काम आपको करना है 5वें दिन। अब आपको 4 दिन बाद भी उसकी जरूरत पड़ रही है, 8 दिन निकल गए तो भी आप हर काम में जा जाके अपने सीनियर से पूछ रहे हैं, तो फिर उनको लगता है कि यार गलत आदमी रख लिया हमने, इसको सिखाना भी है, इसको पैसे भी देना है, ये कहाँ का मतलब न्याय है। तो फिर दूसरे लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चैलेंज रहने वाला है। हमने कुछ सवाल डिस्कस किए थे इस क्लास में, वो भी मैं बताता हूँ कि हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने अकाउंटेंट को ही एज ए प्रोफेशन क्यों चुनना है, या आप अकाउंटेंट क्यों बनना चाहते हैं। अगर ये सब सवाल आपसे पूछा जाए तो आप ये इसका आंसर कुछ इस तरीके से दीजिएगा कि सर मेरी टोटल जो पढ़ाई हुई है वो इसी फील्ड में हुई है, मैंने कॉमर्स में ही पढ़ाई किया है, और उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिकल डिप्लोमा भी किया है इसमें, और उसमें सब कुछ प्रैक्टिकली सीखा है। और अकाउंटिंग एक ऐसा फील्ड है जो हर बिजनेस में जरूरी फील्ड है,
हर बिजनेस को अकाउंटेंट चाहिए होता है, तो स्कोप बहुत है, इस वजह से मैंने इसको एज अ करियर चुना है। एक आपका बड़ा प्रिसाइज मैनर में आंसर होना चाहिए, ज़्यादा कुछ भी इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी, राइट। दूसरा जो हमसे सवाल पूछा जा सकता है, पहला सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा सवाल हमसे ये पूछा जा सकता है कि क्या आपको इस फील्ड में कोई अनुभव है। तो देखिए, आप सभी लोग फ्रेशर हैं, अभी तक आपके पास कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है। हाँ, कहीं नौकरी किया, साल 2 साल हो गया, उसके बाद तो आप बोलेंगे कि सर यस सर आई हैव, मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट, और वहां पर मेरा ये पूरा प्रोफाइल है। आप उसको खुल के बता पाएंगे क्योंकि आप कर रहे हो। लेकिन अभी तो आप फ्रेशर हो, आपकी स्टार्टिंग ही नहीं हुई, और आपके सामने क्या सवाल आ गया कि आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो सर वहां पर क्लियर एंड कट आपको बोलना नो सर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कोर्स किया है और वहां पर हमने क्लाइंट के डेटाबेस पे पूरा काम सीखा है। चाहे वो रियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो इन्वॉइसिंग हो, चाहे वो ई वे बिलिंग हो, चाहे वो ई इन्वॉइसिंग हो, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग हो, जीएसटी वगैरह का सारा कंप्लायंस, इनकम टैक्स का कंप्लायंस, सर मैंने प्रैक्टिकली सीखा है हमारे इंस्टीट्यूट में। हमने वहाँ पर क्लाइंट के डेटाबेस पे काम किया है सर। तो मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि ये मेरा मेरा अभी स्टार्टिंग है, लेकिन मेरे को ये जरूर कॉन्फिडेंस है कि मेरे को चांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली सारा काम कर लूँगा, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत हुई तो मैं आपसे और अपने सीनियर से भी डिस्कस कर सकता हूँ उस चीज़ की। तो इस तरह का आंसर आपको देना होगा कि फ्रेशर बताओ, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस भी बता दो कि कर लोगे, क्योंकि आपने किया है, क्योंकि आपने कहीं किसी प्रैक्टिकल लाइफ, आपको अभी तक कहीं मौका मिला नहीं, जॉब में नहीं किया, लेकिन इंस्टीट्यूट पे तो किया है आपने। एक तरह से वो इंस्टीट्यूट पे 6 महीने 12 महीने का कोर्स किया है, तो वो कोर्स भी तो आपने एक तरह से ट्रेनिंग ही है आपकी। तो वो आपने वो ट्रेनिंग ऑलरेडी एक प्लेस पे ली हुई है, और वहां पर आपने 6 महीने का कोर्स किया तो 6 बार आपने रिटर्न्स भरना सीखा। मंथली मंथली बात करें तो आपने हर चीज को 5-5 6-6 टाइम्स क्लाइंट के डेटाबेस पे किया है। तो वो आपके लिए एक कॉन्फिडेंस वाला जवाब हो सकता है कि सर अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है, लेकिन मैं पूरा प्रैक्टिकल सीख के आया हूँ, मैं बीकॉम एमकॉम करके डायरेक्टली नहीं आया हूँ। हालांकि उल्टा जवाब देना नहीं होता है, ठीक है, सीधा जवाब भी देना है कि सर मेरा कॉमर्स ग्रेजुएशन तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ में मैंने प्रैक्टिकल डिप्लोमा कोर्स भी किया है, क्योंकि मुझे पता था कि प्रैक्टिकल थ्योरी में बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हमने प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें सीखी है सर। अभी एक्सपोजर मिलेगा तो यस आई कैन गिव माई 100%। तो इस तरह का आपको आंसर देना होता है। तो वहां पर इस आंसर से आपका जो वो टैग है ना फ्रेशर वाला, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, छुप जाएगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तीसरा अगर हमारा जो सवाल हमसे पूछा जा सकता है वो है कि भाई, अगर देखिए ये सवाल वैसे तो किसी एक्सपीरियंस होल्डर से ही पूछा जा सकता है कि भाई आपने पिछली जॉब में कौन से सॉफ्टवेयर पर काम किया या क्या एप्लीकेशंस आपको आती है। तो ये एक्सपीरियंस वाले से भी पूछा जा सकता है और फ्रेशर से भी पूछा जा सकता है। फ्रेशर से ऐसे पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है डिप्लोमा किया तो क्या क्या सीखा उसमें। तो फिर आपको ये क्लियर एंड कट पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपके कोर्स का कंटेंट था। आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उसे बता सकते हो कि सर हमारे कोर्स में पूरा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग हमने सीखा, सॉफ्टवेयर में टैली इंक्लूड था तो मैंने टैली पे पूरा, टैली प्राइम पे सारा बिलिंग विलिंग सीखा। हमने वहां पर सारी तरीके की इंडस्ट्री की अकाउंटिंग सीखी कि सर्विस प्रोवाइडर कैसे अकाउंटिंग करता है, एक ट्रेडर कैसे करता है, मैन्युफैक्चरर कैसे करता है, इन्वेंट्री मैनेज आप कैसे करोगे, स्टॉक को कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से रिटर्न्स प्रिपेयर करोगे और रिटर्न को फाइल करोगे। पोर्टल भी सीखे हैं सर हमने, जीएसटी पोर्टल पे हमने रिटर्न्स फाइल किए हैं, जीएसटीआर 1 3B वगैरह सब कुछ देखे हैं हमने। 9 का मेरे को अच्छे से आइडिया है। तो ऐसे आप अपना थोड़ा प्रैक्टिकल जो आपने एक्सपोजर लिया उसको आप इलेबरेट करो उसके सामने, क्योंकि वो अगर उसने आपसे ये पूछा है कि क्या आता है आपको प्रैक्टिकल में, क्या सीखा आपको कोर्स में, क्या सिखाया गया, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ करके क्या करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं। क्योंकि जब आप ये बोलते हो ना कि सर मैंने कोर्स किया है, तो वो फिर आपसे ये, वो आपको कहीं ना कहीं ये पूछते जरूर हैं कि भैया क्या सिखाया आपको कोर्स में। तो आपको ये बताना आना चाहिए या आना पड़ेगा कि आपको कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया गया या आपके कोर्स में क्या क्या इंक्लूड था जो आपने सीखा। बोलेगा नहीं तो बिकेगा कैसे वाली बात होगी ना। तो बोलना तो आना ही चाहिए, सीखा है और किया है काम और 5-6 महीने तक वो चीजों को आपने प्रैक्टिस में लिया है, तो आपको वो बताना भी आना चाहिए कि ये चीजें मैंने सीखी है। जैसे हमारे यहाँ पर एक कोर्स चलता है सीपीए, तो सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, पूरा एक मास्टर डिप्लोमा पैकेज है इन द कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। उसके अंदर हमने तकरीबन 30 टाइप के स्किल के कोर्सेज और पैकेज उस पैकेज में ऐड कर रखे हैं। अब सीपीए एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि अगर किसी ने सीपीए किया
और अगर वो रिज्यूम में उस सारी स्किल को डिस्प्ले करे तो उसका रिज्यूम ही इतना इंप्रेसिव हो जाएगा कि कोई भी अकाउंटिंग प्रोफेशन या फाइनेंस प्रोफेशन वाला उसका रिज्यूम देखेगा तो बड़ा इंप्रेस होगा। बिकॉज वहां पर आपको सभी जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। वहां पर आपको टैली, टैली प्राइम, टैली ERP9, मार्ग ERP, बीजी विन सॉफ्टवेयर, मार्ग का एक मार्ग बुक करके क्लाउड सॉफ्टवेयर आता है, एक व्यापार एप्लीकेशन आती है, व्यापार सॉफ्टवेयर आता है जो इनवॉइसिंग के लिए बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। ये सारे अकाउंटिंग और टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाए जाते हैं। सारे के सारे गवर्नमेंट के जो पोर्टल हैं, जीएसटी पोर्टल, ई इनवॉइस पोर्टल, ई वे बिल पोर्टल, ये सब सिखाए जाते हैं। तो अभी अगर किसी ने मान लो ऐसा कोर्स किया जिसमें इतना वेराइटी ऑफ स्किल्स शामिल है तो उसको डिस्प्ले करना भी आना चाहिए कि सर मैंने डिजिटल बैंकिंग सीखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर सीखे हैं, सारे बिजनेस रजिस्ट्रेशन सीखे हैं कि भैया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, पार्टनरशिप को कैसे आप एलएलपी के रूप में रजिस्टर्ड करेंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन आरओसी में कैसे लेंगे, आप बिजनेस का एक नॉर्मल शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, अगर आपको एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, बीआरएन नंबर लेना है तो वो आप कैसे लेंगे, अगर आपको किसी भी बिजनेस का एक सिंपल रजिस्ट्रेशन लेके बैंक में खाता खुलवाना है तो वो आप कैसे खुलवाएंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लोगे आप, इनकम टैक्स में पैन को कैसे रजिस्टर करेंगे, आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, अपने पैन से 10 नंबर कैसे इश्यू करवाएंगे, कैसे लेंगे, 49A कैसे भरेंगे, 49B कैसे भरेंगे। अगर ये सब चीजें आपने सीखी और आपने इसको बोल दिया ना सामने वाले को, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो वो हाईली इंप्रेस हो जाएगा, यार बंदे को नॉलेज तो है। यही तो दिखता है कि एक ऑर्डिनरी एमकॉम या बीकॉम कैंडिडेट से आप कितने डिफरेंट हैं, कितने अलग है। क्योंकि ये सब चीजें आप किसी भी बीकॉम या एमकॉम किए हुए व्यक्ति से पूछोगे उसको नहीं आती है, उसको कॉलेज वाले ही एजुकेशन में, एकेडमिक्स में, उसके कोर्स में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती है। इवन यू कैन आस्क देम कि भैया जीएसटी या 9C क्या होता है, किसी एमकॉम वाले से ही पूछ लो, नहीं बता पाएगा कि 9C क्या होता है, सुना ही नहीं कभी, होता है क्या, वो तो होता है क्या वो ही नहीं पता है, तो भरेगा कैसे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, इसीलिए पढ़ाई जाती है कि इनका आगे जाके उपयोग में लेना होता है। ओके, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखिए वो तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ किसी भी कॉमर्स वाले को ये नहीं आएगा, लेकिन अगर वो कोर्स में सीखा है, जीएसटी सीखा है उसने, तो वो बोल देगा कि सर जीएसटी के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, जब खरीदार पार्टी सामने से गवर्नमेंट को टैक्स दे उससे रिवर्स चार्ज कहते हैं। अब इतना सिंपल सा आंसर है, लेकिन सुना ही नहीं कभी, सिखाया ही नहीं गया ये सब चीजें। तो जहां हमने सीखा है तो हमें वो बोलना भी आना चाहिए। तो अगर अपन ने जो कोर्स पिक किया है, हम अगर उस कोर्स को ही नहीं डिफाइन कर पा रहे, बता पा रहे कि हमने क्या सीखा या हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें शामिल थी, तो कैसे कोई हमें जॉब देगा। तो ये सबसे पहली चीज होती है कि पहले तो आप ये पक्का करो कि आप क्या कर रहे हो और उसमें आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है या सिखाया जाएगा और उसका कंटेंट क्या है। ये क्लियर एंड कट, एक नहीं याद होता है तो रट्टा मार लो, रट के याद कर लो, क्योंकि ये आपको बोलना पड़ेगा कहां पे, इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यार कौन सी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपने सीखे हैं, तो जो आपने कोर्स में सीखे हैं बताओ उसको। आपने बोला कि सर एप्लीकेशन तो मुझे एक आती है अकाउंटिंग में, टैली प्राइम, लेकिन टैली प्राइम से सर मैं सारा काम कर लूंगा, मैं रिटर्न्स जीएसटी के तैयार कर लूंगा, मैं ई वे बिल की फाइल तैयार कर लूंगा, ई इनवॉइस बना लूंगा पोर्टल से, तो टैली प्राइम में सब कुछ हो जाता है सर। तो अगर एक सॉफ्टवेयर किसी को आता है तो वहां से उसको दूसरा सॉफ्टवेयर सीखने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। एक सॉफ्टवेयर को सीखने में आपने 1 महीना लिया, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर को सीखने में आपको 1 दिन लगेगा, क्योंकि थीम तो सारे सॉफ्टवेयर की क्या है, सेम है। तो ये एक एडवांटेज बन जाता है जब हम कोई एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि भारत में सबसे बड़ा मार्केट ही टैली का है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर लोग यूज करते हैं वो कौन सा है, टैली है। तो टैली इसलिए भी ज्यादा आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा कि यार सबसे ज्यादा क्लाइंट्स इस टैली के ही है। अच्छा, दूसरा सॉफ्टवेयर का कोई क्लाइंट हो, जैसे मैं बताता हूँ कि अभी मेरे पास एक इंडस्ट्री एरिया से एक क्लाइंट है, उन्होंने बोला था कि सर एक अकाउंटेंट चाहिए, तो मैंने कहा मैं भेज दूंगा। फिर उन्होंने साथ साथ में ये बोला कि सर मार्ग पे काम करना, किस पे, उनके पास मार्ग सॉफ्टवेयर है, मार्ग पे काम करना है। मैंने कहा देखिए सर मार्ग पे काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे, कारण उसका ये है कि मार्ग सॉफ्टवेयर का जो ट्रेनिंग होता है वो हमारे एक पैकेज में होता है, वो होता है सीपीए कोर्स। और सीपीए कोर्स में फिर वही वाली बात है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ वो तो मार्ग भी सीखते हैं, टैली भी सीखते हैं, बीजी भी सीखते हैं और अदर सॉफ्टवेयर भी सीखते हैं, तो वो फिर प्रायोरिटी टैली को ही देते हैं। सीपीए के वाले भी जॉब में प्रायोरिटी किसको देता है,
मैंने कहा मार्क के बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मार्क में जॉब नहीं करना चाहते, ये प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि मार्क एक बहुत टफ सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत ही वाइड सॉफ्टवेयर है, तो वो बच्चे को बड़ा टफ लगता है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि सर कोई बात नहीं, आप तो कोई टैली सीखा हुआ बच्चा भी हो ना, उसको भेज देना, 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन हम उसको मार्क सिखा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे उसको क्या क्या करना, और वो काम कर लेगा सर। क्योंकि अगर एक सॉफ्टवेयर सीखा हुआ, तो उन्होंने सामने से ये बात बोली मुझे कि एक सॉफ्टवेयर सीखा हुआ तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, हम 2-5 दिन उसको सिखा देंगे। तो ये एक एडवांटेज बन जाता है जब आपको एक सॉफ्टवेयर भी जानते हो, कि एक सॉफ्टवेयर जानते हो तो फिर कोई उस कंपनी का खुद का कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, खुद का कोई सॉफ्टवेयर है, कंपनी में कोई अलग ही सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो उनको भी पता है कि यार हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो दुनिया में सबके पास तो नहीं है, तो अगर हमें कोई इसका ऑपरेटर चाहिए तो वो ऑपरेटर हमें ही तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बंदा आवे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर का और अकाउंटिंग के बेसिक्स का क्या रखता हो, नॉलेज रखता हो, ताकि उसको ट्रेनिंग देने में हमें बहुत आसानी हो जाए। तो बस ये एक एडवांटेज हमारे लिए होता है जब हम प्रैक्टिकल कोर्सेज करते हैं, और कोई एक आधी एप्लीकेशन भी हमने ढंग से सीख ली तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, हम फिर अकाउंटिंग फील्ड में इजीली जा सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है अगर आपने अच्छे कोर्सेज किए हैं, बड़े बड़े कोर्सेज किए हैं, तो भैया कितने सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखते हो। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, इवन आप बोलिए सर एक्सेल का नॉलेज अच्छा है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनको भी बताएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एडवांटेज ही बनाएगी आपके लिए, डिसएडवांटेज नहीं है। और जो आता है वो जरूर बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ एमएस ऑफिस आता है, बोलिए एमएस ऑफिस आता है। मैं कह रहा हूँ आपको एक्सेल का बढ़िया नॉलेज है, डीप नॉलेज है, तो बोलिए कि सर एक्सेल मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है, एडवांस लेवल पे नॉलेज है, मैंने कोर्स में सीखा है सारा। मैं कह रहा हूँ आपको एक्सेल में सारी रिपोर्ट्स और ये सब जो हम अभी अभी एक्सेल की क्लास में सीख रहे हैं सारी आपस में, तो आपको वो MIS रिपोर्ट्स बनाना आता है, तो आप बोलिए कि मुझे एक्सेल में सर कोई भी तरीके की रिपोर्ट आप डेटाबेस पर बनाने के लिए बोलेंगे, आई कैन, मैं बना दूंगा। टैली प्राइम आता है, बोलिए टैली प्राइम आता है। टैली में आपने अगर पेरोल अलग से सीखा, आपने जॉब वर्क सीखा, आपने TDS TCS के प्रोविजन सीखे, आपने GST के सारे कंप्लीट प्रोविजन सीखे, तो बोलिए कि सर टैली भी मेरे को बहुत एडवांस लेवल पे सीखा हूं, उसमें सारे ये एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ाए जाते हैं, वो मैंने अपने कोर्स में सीखे हैं और प्रैक्टिकली इनको अच्छे से सीखे हैं, प्रोजेक्ट वाइज पढ़ाई किया है। डिफाइन करिए जो आपने किया है वो। और कोई सॉफ्टवेयर जानते हो बोलिए। ये पोर्टल सीख रहे हो अभी GST की क्लास में, तो बोलिए कि सर GST पोर्टल का अच्छा नॉलेज है सर, क्लाइंट का पूरा काम कर लूंगा, अपना पूरा काम कर सकता हूँ मैं, रिटर्न्स वगैरह मैं खुद भर सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप नहीं बोलोगे तो वो सामने वाले को कैसे कॉन्फिडेंस दोगे, आप कैसे दोगे, वो आप पे कैसे कॉन्फिडेंस जताएगा। तो ये आपको जो भी आता है उसको थोड़ा सा अगर डिफाइन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं डिफाइन कर सकते हो तो रट लीजिए। कभी कभी लाइफ में हम कुछ चीजों को क्या करते हैं, रटते हैं। रटते कि नहीं रटते, छोटी क्लासेस में नहीं रटाया जाता था हमें कि ये पोएम याद होनी चाहिए। हमारे एक टीचर थे, डंडा लेके आते थे, बोल देते थे 3 दिन पहले कि ये अगला चैप्टर पोएम है हमारा, कविता है, इसको याद करना है। अब हमारी रातों की नींदें खराब हो जाती थी क्योंकि वो मुर्गे बना देते थे, जब तक आपको याद नहीं होगा मुर्गे ही रखते थे। तो उनका इतना खौफ था कि वो रात रात भर रटते थे, और जैसे ही वो चैप्टर आता था वो टीचर सबसे पहले एक एक को खड़ा करके बुलवाते थे, और जिसको नहीं आता था पीछे जाके मुर्गा बन जा। वो जो डर होता था, उस डर के चक्कर में, जैसे मान लो 20 टॉपिक है, 20 में से 5 टॉपिक पोएम के, तो 5 टॉपिक तो हमें रटवा याद हो जाते। तो अगर कोई चीज हम समझ के बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं समझ के बता सकते हैं तो मैं कह रहा हूं आपको अपना पूरा कोर्स रट्ठा मार लेना चाहिए कि यार मैंने अपने कोर्स में ये किया या ये करना है ना। जैसे जैसे स्किल्स, एक कोई रजिस्टर है उसमें एक इंडेक्स बना लो, जैसे जैसे जो स्किल सीख रहे हो, जो चीजें सीख रहे हो, वो उस इंडेक्स में नंबर वाइज लिखते जाओ कि आज मैंने GST रजिस्ट्रेशन सीखा, लिखो GST रजिस्ट्रेशन। आज मैंने ये GSTR1 फाइलिंग सीखा, आज मैंने ये 3B सीखा, आज मैंने ये एक्सेल में पेरोल बनाना सीखा, आज मैंने ये पे स्लिप बनाना सीखा वर्ड में, आज मैंने ये सीखा। अपनी सारी स्किल्स को क्या करो, एक रजिस्टर में पीछे कोई एक इंडेक्स बनाकर उसमें लिखना चालू कर दो। जिस दिन आप कोर्स को खत्म करोगे उस दिन आपके पास हो सकता है 50-100 तरीके की स्किल हो, किसी के पास 100 तरीके की स्किल हो, किसी के पास 150 तरीके की स्किल हो, और उसको फिर रट लो एकदम से। वो जरूरत पड़ेगी आपको कहां पे, इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू में भी जरूरत पड़ेगी, और उन सारी स्किल को रिज्यूम में भी डिफाइन करो
की स्किल्स में, की स्किल्स में बुलेट डाल के रिज्यूम में बताओ कि ये चीजें आपको आती है। फर्स्ट इंप्रेशन है रिज्यूम हमारा। क्या हम चाहेंगे कि वो लास्ट इंप्रेशन बने? हरगिज नहीं चाहेंगे। तो उसमें कैसे इंप्रेशन क्रिएट करना है? ऐसे करना है। नहीं है एक्सपीरियंस तो कहां से लावे भैया? जब हम अभी फ्रेशर हैं तो क्या फर्जी एक्सपीरियंस बना ले? नहीं। तो एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने रिज्यूम को पावरफुल कैसे बनाएंगे? स्किल से। किससे? जब हमारे मोदी जी भी यही कहते हैं कि स्किल बढ़ाओ। इतनी मार्केट में जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स की, हम हर यूथ को क्या दें? जॉब दें। स्किल बढ़ाओ, स्किल का जमाना है। और उन सारे देशों में आप अगर आंकड़ा निकाल के देख लो, सारी वो कंट्रीज जिनमें पॉपुलेशन ज्यादा है वहां मार्केट भी बड़ा है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो नीड ज्यादा है, नीड ज्यादा है तो मार्केट है, मार्केट है तो स्किल की वहां पर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। और जिनके हाथों में स्किल होती है, हुनर होते हैं, वो कभी भूखे नहीं मरते, कभी भूखे नहीं मरते। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अभी मेरे एसी में एक कीड़ा घुस गया था। अब जैसे एसी चलाओ तो उसकी आवाज चालू, उसकी राख चालू। अब अपने को एसी खोलना आता नहीं है। सुनना, एग्जाम्पल है। हम लोगों के पास वो स्किल नहीं है, हमें वो चीज आती नहीं है, तो आप किसको बुलाओगे? आप एक टेक्नीशियन को बुलाओगे जिसको वो आता है। आपने एक टेक्नीशियन को कॉल किया, उसने बोला क्या हुआ सर, आपने अपनी परेशानी बताई। वो उसने बोला कि अभी तो मैं बिजी हूं, मैं कल सुबह आऊंगा, कल शाम को आऊंगा। अब शाम तक आपको इंतजार करना उसका। आया, कुछ नहीं, उसको पता है कि ऐसी वो कैसे खोलते हैं। उसने अपना स्क्रू ड्राइवर से उसके 2 स्क्रू खोले, निकाला, अंदर से उसको हटाया, वापस स्क्रू लगाया और पैक किया, तो 500 रुपए। अब ये है स्किल। आपको नहीं आ रही थी और उसको आ रही थी। उसका उसने क्या ले लिया? आपसे पैसे ले लिए। तो उसने पैसा स्किल का ही तो लिया है। वैसा ही होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बीमार हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, गए, उसने आपको हाथ भी नहीं लगाया, खाली पूछा क्या क्या हो रहा है, आपने अपनी दर्द बयां किए, उसने न जाने किस लैंग्वेज में कुछ लिखा, एक स्लिप पकड़ा दिया आपको, आपने बाहर 500 की पर्ची फड़वा के उससे मिलने गए थे, और मिले कितने? 35 सेकेंड, 40 सेकेंड। उसने आपको आपके और उसके बीच में भी एक काज था। उसने खाली आपसे पूछा और एक कुछ टेबलेट लिखी, आपने वो टेबलेट वहां से मेडिसिन से, मेडिकल वाले से लिया, और 2 दिन 3 दिन का कोर्स लिया और आप सही हो गए। अब मुझे बताओ 500 रुपए उसने किसके लिए? आपको नहीं आता था, उसको आता था, सीधी सी बात। तो ये होता है स्किल। आज ये अपना रिज्यूम बनवाने के लिए आप naukri.com पे जाओगे तो आपके रिज्यूम के 1500 2000 रुपए आपसे naukri.com वाला ले लेगा, क्योंकि उनको वो चीज आती है कि यार रिज्यूम में क्या डालना, कैसा होना चाहिए, और वो आपको नहीं आता। आप अगर 1500 रुपए, बहुत लोग खर्च करते हैं अपने रिज्यूम में, इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बनवाते हैं और पैसे दे के बनवाते हैं। इसका मतलब आपको नहीं आता और उनको आता है, सीधी सी बात। तो स्किल का बहुत बोलबाला है, और होगा ही होगा, क्योंकि उसका जरूरत है। जिधर ज्यादा पॉपुलेशन, जिधर ज्यादा कंज्यूमर, जिधर ज्यादा मार्केट, उधर ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी? स्किल की। और हमारे पास भी अगर हम प्रैक्टिकल ये सब कोर्सेज में चीजें सीखते हैं तो स्किल ही है, जिनका पावर हमें पता ही नहीं चलता है। हम सीख लेते हैं फिर भी पावर पता नहीं इनका कितना पावर है। आज आप देखिए, एक पैन कार्ड बनाने की बात बताता हूँ। पैन कार्ड आप घर बैठे बना सकते हो। मेरे को आप बोलो, अभी मैं 20 मिनट के अंदर अंदर किसी भी बंदे का पैन के लिए अप्लाई कर दूंगा बिना किसी डॉक्यूमेंट के, और अगले 2 घंटे के अंदर अंदर उसको पैन नंबर अलॉट भी हो जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को इमीडिएटली क्या चाहिए? पैन नंबर चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि अगले 3 घंटे में मैं तुझे तेरा पैन नंबर दे सकता हूं, लाके 500 रुपए लूंगा। वो हंसते खेलते देगा, क्योंकि उसको नहीं आता और आपको आता है, और उसमें आपको उसका कुछ भी नहीं चाहिए, एक आधार नंबर चाहिए बस। और आपको अगले 3 घंटे में उसको उसका पैन नंबर क्या है वो प्रोवाइड कर दोगे, और 7 दिन के अंदर अंदर उसके घर के एड्रेस के ऊपर, आधार में जो एड्रेस है उस पर वो पैन कार्ड NSDL से, पुणे से इश्यू होकर आ जाए। अब ये इसके लिए तो है। फॉर्म 49A आप ऑनलाइन भर सकते हो, कहीं से भी भर सकते हो, कभी भी भर सकते हो।
जबकि इसकी जो फीस लगती है वो 106 रुपए 107 रुपए लगती है, 106.90 पैसे, यानी 107 रुपए। अगर आपने 500 रुपए लिए तो बाकी का अमाउंट क्या है, आपकी सर्विस का चार्ज। और लेते हैं मार्केट में 250-300 रुपए तो नॉर्मली लेते हैं पैन कार्ड बनवाने के, आप कहीं पे भी जाओ। लेकिन आपने उसको फास्ट ट्रैक पर बनवा के दिया तो उसके आपने जस्ट डबल लिया और वो देने के लिए तैयार है। तो ये सारी स्किल्स हम लोग अगर जानते हैं तो इन्हें डिफाइन करना आना चाहिए, क्योंकि डिफाइन नहीं करो तो मतलब ही क्या है स्किल का। हनुमान जी जैसे हो जाओगे आप, कि आपके पास वो शक्ति थी लेकिन आपको याद नहीं है ना। अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारी चीजें जानते हो तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप ज्यादा प्रिफर करते हो, तो आपको फिर वो जो भी अपनी चॉइस है वो बतानी है, और क्यों प्रिफर करते हो वो भी बतानी है। जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे कि मुझे सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर कौन सा लगता है या सबसे बढ़िया एप्लीकेशन कौन सी लगती है, मेरे से पूछते भी बहुत सारे लोग, उनको कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेना होता है, वो पूछते हैं कि कौन सा लूं, तो फिर हमें सजेशन देना भी पड़ता है। तो अगर मेरे से कोई ये सवाल पूछे कि आपको कितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो मैं बोलूंगा मुझे 30 तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। वो पूछेंगे नाम, तो मैं सारे को नाम बता दूंगा। फिर वो पूछेंगे सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगता है और क्यों लगता है बताइए। अगर इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे टैली अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे मार्ग अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगेगा, ये सब ऐसा। तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई मेरे को तो बिजी विन सॉफ्टवेयर सबसे बढ़िया लगता है। फिर वो मुझसे पूछेंगे क्यों अच्छा लगता है, मैं बोलूंगा उसका इंटरफेस मुझे बहुत बढ़िया लगता है और इजी लगता है। इजी है और बिजी है इसीलिए अच्छा लगता है मुझे बस। तो इसका इंटरफेस अच्छा है, उस पर रिपोर्टिंग अच्छी है, उस पर हर तरीके की रिपोर्ट्स मिल जाती है, उस पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो टैली में पॉसिबल नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन की काउंटिंग टैली में नहीं कर सकते, बिजी में हो जाती है। तो कुछ ऐसे एडवांटेज आप बता दिया तो इसलिए अच्छा लगता है। ऐसे अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं कि सरल है इसलिए अच्छा लगता है, आपको उसके एडवांटेज बताना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यार आपको, जैसे अब आपसे भी ये पूछा जा सकता है कि आपने इतना बड़ा कोर्स सीखा, उसमें इतनी की स्किल्स आपने रिज्यूम में मेंशन कर रखी है, तो कौन सी की स्किल पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो आपको बताना पड़ेगा जिस पे आपका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि ये मैं आराम से कर सकता हूँ। सर मेरे को टैली बहुत अच्छा लगता है, सर टैली पे मेरा अच्छा कमांड है, सर टैली पे आप मुझे आराम से, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारा टैली सॉफ्टवेयर को बहुत डिटेल में मैंने सीखा है, बहुत डीप लेवल पर मैंने पढ़ा है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको ज्यादा लाइक करते हैं। एक बड़ा बेसिक सा सवाल अकाउंटेंट के इंटरव्यू में पूछा जाता है, डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेबिट क्रेडिट अकाउंटेंसी आज की तारीख में पूरे दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। कौन से सिस्टम पर? अकाउंटिंग का कौन सा सिस्टम चलता है? डबल एंट्री सिस्टम चलता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन के दो पार्ट होते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन में दो लेजर आते हैं या दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, दो अकाउंट आते हैं। एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं वो एंट्री का पार्ट है, किसी भी एंट्री का पार्ट है। मिनिमम एक अकाउंट डेबिट होता है एंट्री में और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। और ये जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं इनके नियम होते हैं कि आपको कौन से अकाउंट को डेबिट करना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना। यानी अकाउंटिंग पूरी प्रिंसिपल पर और नियमों पे चलती है, अंधाधुंध नहीं चलती है ना। तो अगर कोई व्यक्ति है तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। अगर कोई वस्तु है तो व्हाट कम्स इन, जो वस्तु आ रही है बिजनेस में उसे डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट, जो जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे, जो बढ़ रही है उसे डेबिट करेंगे, जो डिक्रीज हो रही है उसे क्रेडिट करेंगे। अगर एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज है तो हम डेबिट करते हैं ऑलवेज, इनकम को और गेन को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये सर रूल पे चलता है कि कोई एक अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। और डेबिट और क्रेडिट जब तक मैच नहीं करें तब तक वो ट्रांजेक्शन हम पूरा नहीं मानते हैं। और ये जो डेबिट क्रेडिट है ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं कि अगर डेबिट में 1 लाख है तो क्रेडिट में भी 1 लाख होने चाहिए, तो जाके वो ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट कंसीडर करते हैं। और अकाउंटिंग जो है वो बैलेंस पर चलती है पूरी, यानी इसमें जो लास्ट में रिपोर्ट्स बनती है, रिपोर्ट्स में भी दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो चाहे वो बैलेंस शीट, है ना।
तो ये एक बेसिक सवाल है, मैंने कई सारे बच्चों से सीखा है कि यार सर डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये पूछ लिया, तो आपको वो डीआर सीआर क्या होता है वो पूछ लिया, लेकिन डीआर का मतलब डेबिट और सीआर का मतलब क्रेडिट, बच्चे अक्सर ये जवाब दे देते हैं। ये नहीं देना है आपको, उसको समझाना है, डिफाइन करना है कि सर ये डबल एंट्री सिस्टम चलता है, उसमें एक अकाउंट को हम ट्रांजेक्शन में डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। यानी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड रखने की एक कला है, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड रखने का एक पैटर्न है कि आपको एंट्री में तब्दील करना किसको, ट्रांजेक्शन को, और वो एंट्री जो है उसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, और ये नियमों से होते हैं सर, बस ये है। आप ज्यादा आपसे नियम पूछ सकते हैं, तो नियम अभी मैंने बताया। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल याद रखो, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और गिवर, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम। तो उसके डेबिट क्रेडिट के रूल आपको पता होने चाहिए। बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स कितनी प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं सर, आय और व्यय, यानी इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, और असेट और लायबिलिटी से संबंधित जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें कैपिटल ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इससे मुझे कुछ याद आया कि मैंने एक होमवर्क दिया था कि आपको 20-20, 30-30 एंट्रियां बना के लानी रेवेन्यू और कैपिटल की, ठीक है। अच्छा एक चीज बताता हूं आप सभी लोगों को, जैसे मैंने कोई एंट्री लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000, यानी आपने अपने बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए किसी व्यक्ति को सैलरी चुकाई, यानी ये खर्चे की एंट्री है। किसकी? ये सैलरी आपका खर्चा है, तो ये एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। हालांकि इसमें बैंक से पैसा कम हो रहा है तो ये आपकी एसेट को भी कम कर रहा है, ध्यान देना। लेकिन फिर भी अगर इसका मुख्य, अगर मैं इस एंट्री का जो मेन अगर नेचर देखूं तो ये एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, खर्चा है। इस एंट्री से आपके बिजनेस का क्या बढ़ना है? खर्चा बढ़ना है। लेकिन जब मैं यहां पर कोई एंट्री लिखता हूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक, तो यहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर खर्चा नहीं है, फर्नीचर आपकी क्या है? एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो जब एसेट्स किसी भी ट्रांजैक्शन में बढ़ रही है या घट रही है, घट तो रही है लेकिन इसमें बढ़ भी रही है, तो ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, जिससे आपके बैलेंस शीट में एसेट बढ़ रही है, एक एसेट बढ़ रही है बेसिकली। तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन हम लोग जनरली करते हैं, जब हमारी एसेट और लायबिलिटी बढ़ती कम होती है तो वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन कहलाता है, और जब हमारी इनकम या एक्सपेंसेस बढ़ती घटती है तो हम उसे रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन कहते हैं, आयगत और पूंजीगत। हिंदी में रेवेन्यू को क्या कहते हैं? आयगत। कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो इनकम को प्रभाव कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, वो रेवेन्यू, और कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपकी कैपिटल को, आपकी एसेट को प्रभावित कर रहा है, वो आपका पूंजीगत ट्रांजैक्शन कहलाता है ना। कंप्यूटर खरीदा बिजनेस में, क्या बोलोगे? कैपिटल ट्रांजैक्शन है, ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। ट्रक खरीदा, क्या बोलोगे? कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है ना। किराया चुकाया, क्या बोलोगे? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। अच्छा रेंट रिसीव हुआ, क्या बोलोगे? ये भी रेवेन्यू है, इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक से, ये भी रेवेन्यू है, इनकम बढ़ रही है बेसिकली। शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कौन सा है? कैपिटल है। तो ये ऑटोमेटिक पता पड़ जाता है कौन सा रेवेन्यू कौन सा। मैंने एक नया बिल्डिंग खरीदा बिजनेस में, फैक्ट्री के लिए, कैपिटल। पुराना बिल्डिंग था, उसका मैंने अभी अभी व्हाइट वॉशिंग करवाया, क्या है? पुताई करवाया, कैपिटल है, कैपिटल रेवेन्यू। तो होता रहता है, रेकरिंग नेचर का। बारंबार कोई चीज बिजनेस में होती है तो रेकरिंग नेचर कहलाती, यानी वो रेवेन्यू, आयगत प्रवृत्ति बारंबार, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बारंबार नहीं है वो कैपिटल। बार बार जो चीज नहीं करते, एसेट बार बार थोड़ी खरीद के लाते हो, लेकिन खर्चे तो रिपीटेटिवली आते रहते हैं। मोबाइल का बिल हर महीने हर बार आते ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता रहेगा, वाटर बिल आता रहेगा, स्टेशनरी के खर्चे होते रहेंगे, एडवर्टीजमेंट पर खर्च होता रहेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट देना ही पड़ेगा, ये सब खर्चे हैं, ये सब रेवेन्यू नेचर। समझे? ये भी पूछा जा सकता है, बैलेंस शीट क्या होती है?
किसी भी बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट ही होता है। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि बैलेंस शीट जो होता है वो किसी भी बिजनेस की पूरी पूरी पिक्चर आपको बयां कर देता है। बैलेंस शीट से आप ये पता लगा सकते हो कि बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, ऑनर का कितना फंड लगा हुआ है, आउटसाइडर का कितना रोल है बिजनेस में, आउटसाइडर का कितना पैसा लगा हुआ है, आउटसाइडर्स फंड, पास्ट प्रॉफिट्स कितने बिजनेस ने एक्यूमुलेट करके रखे हुए हैं, बचा के रखे हुए हैं, पुराने प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, कितने ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस को बहुत ही जल्दी चुकाने पड़ सकते हैं, प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म में बिजनेस की लायबिलिटीज और कौन कौन सी है, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जो बिजनेस को चुकानी पड़ सकती है। कौन बताता है ये सब चीजें? बैलेंस शीट बताती है। बिजनेस के पास कितनी ऐसी संपत्तियां हैं जो लंबे समय तक बिजनेस को सपोर्ट करने वाली है, बिजनेस के पास कितना इतना एक्स्ट्रा फंड है जो बिजनेस ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, बिजनेस के पास ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जो रोटेटिंग एसेट्स है, वर्किंग एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल को चलाती है, वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग एसेट्स कितना है, करंट एसेट कितना है, कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, स्टॉक इन हैंड कितना है, ऐसे लोग जिनसे बिजनेस पैसा मांगता है वो कितने हैं, ये सब आपको कौन निकाल के देने वाला है? किसको देख के पता लगने वाला है? बैलेंस शीट। यानी किसी भी बिजनेस की जो नेटवर्थ है, जो एसेट और लायबिलिटीज है, वो हमें बैलेंस शीट को देखने से ही पता चलता है। याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण अकाउंटिंग स्टेटमेंट बैलेंस शीट ही होता है, और बैलेंस शीट के बाद ही आपकी आगे की कई सारी अकाउंटिंग शुरू होती है। जैसे आपको मैं बता देता हूं, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। किसका? जो 365 दिन एक अकाउंटेंट जो काम करता है, वो 365 दिन के काम से एक निष्कर्ष निकलता है, वो बैलेंस शीट में जाता है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सबसे मेन रिपोर्ट होता है वो बैलेंस शीट ही होता है। और बैलेंस शीट आने के बाद, बैलेंस शीट प्राप्त होने के बाद बाकी की कई सारी अकाउंटिंग शुरू होती है, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग बिजनेस की, ये सारी बैलेंस शीट के बाद का पार्ट है। यानी बैलेंस शीट के बिहाफ पर ही मैनेजमेंट क्या लेता है? डिसीजन लेता है कि उनको आगे क्या करना है। बिजनेस का आगे का पिक्चर सारा डिसाइड कौन करेगा? अगले साल का पिक्चर, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस, बैलेंस शीट आप देखकर बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति का पता लगा सकते हैं, और बैलेंस शीट देखकर और पिछले कुछ सालों के बैलेंस शीट कंपेयर करके आप ये भी पता लगा सकते हो कि बिजनेस किन किन ग्राउंड्स पर आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कहां कहां बिजनेस कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। आपस में कंपैरिजन करके भी हम ये पता लगा सकते हैं हम आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। समझ रहे? छोटे से वर्ड में बोलूं तो ये आईना है, मिरर है। किसका? बिजनेस का। फाइनेंशियल स्थिति इससे पता चल जाती है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये पूछा जा सकता है, ये देखिए, ये सवाल मेरे से पूछा गया था मेरे अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में। मैंने बताया भी होगा शायद किसी क्लास में। टीडीएस क्या होता है, कभी सुना इसके बारे में? तो ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे पर्सनली पहले इंटरव्यू में पूछा गया था। तो ये टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। एक मैकेनिज्म है टैक्स का, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में ये मैकेनिज्म मिलेगा आपको। और टीडीएस का अगर हम बात करें तो आपको ये बताना है कि सर, टीडीएस गवर्नमेंट का इनकम टैक्स वसूलने का एक पैटर्न है। क्या है? इनकम टैक्स वसूलने का क्या है? एक पैटर्न है। सरकार हमसे इनकम टैक्स 3 तरीके से वसूलती है। सबसे पहला तरीका होता है एडवांस टैक्स, जिस साल कमाते हो उसी साल देना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है टीडीएस, ये भी जिस साल कमाते हो उसी साल देना पड़ता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं इसको।
और तीसरा तरीका होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जब आप अपना रिटर्न भरते हो और उस वक्त कोई बकाया टैक्स होता है तो आप ऐसे चुकाते हो। इनकम टैक्स का पेमेंट आप इन तीन तरीके से करते हैं, यानी इनकम टैक्स का ही एक तरीका होता है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स चुकाने का, वो होता है टीडीएस। टीडीएस जो होता है वो आपको कई तरीके के नेचर ऑफ पेमेंट पर, जब आपको कोई इनकम आती है आपके हाथ में तो कट कर आता है पैसा। जैसे अगर आपको आपको कोई सैलरी मिल रही है, मान लो आपका 15 लाख रुपए सालाना पैकेज है, तो आपका सैलरी आपको पूरा पूरा नहीं मिलेगा मंथली, आपका उसमें से टीडीएस कट के आएगा, यानी टैक्स कट के आएगा। यानी टीडीएस एक तरह से इनकम टैक्स ही है, जो एडवांस में ही काट लिया जाता है जब हमें सैलरी मिलती है, रिसीव होती है तब। तो आपसे ये पूछा जा सकता है टीडीएस के बारे में सुना है तो आप बोलिएगा सर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम के सोर्स के वक्त ही टैक्स कट कर आता है। ये एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स ही है जो हम लोग गवर्नमेंट को चुकाते हैं। जब हमारे हाथ में इनकम आती है पहले से टैक्स कट के आता है। कई तरीके के ऐसे प्रोविजन है जिन पे टीडीएस कटता है, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, और भी कई तरीके के नेचर ऑफ पेमेंट है जिन पे आपका टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, वैसे आप जब इसको डीप लेवल पे सीखोगे तो आपके पास बोलने को बहुत कुछ होगा। बाकी एक शॉर्ट में तो यही है कि इट इज द टाइप ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, जो जिस वर्ष हमें इनकम मिलती है उसी वर्ष हमारी इनकम में से सामने वाली पार्टी काट लेती है। एक आधा एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे बैंक हमें ब्याज दे रहा है तो बैंक उस पर टीडीएस काट के हमें ब्याज देगा। तो टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स का ही एक प्रकार है। जीएसटी में भी टीडीएस का प्रोविजन है, लेकिन जीएसटी में कॉन्सेप्ट अलग है टीडीएस का। ठीक है, एक सवाल और डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आप टीडीएस को कहां शो करेंगे, ये टेक्निकल सवाल है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे आप सब जानते हो कि बैलेंस शीट जो बनती है उसमें एक तरफ लाइबिलिटी होती है और एक तरफ एसेट्स होती है। तो ये इधर लाइबिलिटी होती है और इधर एसेट्स होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यार टीडीएस कहां शो करोगे, तो इसका जो आंसर है वो ऐसे होगा कि अगर मेरा टीडीएस कटा है मेरी किसी इनकम पर, मान लो मेरी कोई इनकम 20 लाख की हुई और उस पर 1 लाख रुपए टीडीएस काटा गया है, तो वो टीडीएस मैं अपनी एसेट में दिखाऊंगा, करंट एसेट में 1 लाख रुपए, क्योंकि मुझे आगे जाके जब मेरी लाइबिलिटी बनेगी उसमें से वो माइनस हो जाएगा। तो वो मेरी एसेट है कि मैंने ऑलरेडी एडवांस में इनकम टैक्स दे दिया गवर्नमेंट। तो अगर आपका टीडीएस कटा है, यानी आपको किसी इनकम पर टीडीएस कट के वो इनकम मिली है, तो जितना भी आपका साल भर का टीडीएस कटा है वो आपकी क्या है, एसेट है, जब तक कि आप उसे अपनी लाइबिलिटी के साथ क्रॉस एडजस्ट नहीं कर देते आईटीआर भरते वक्त। और अगर आपने किसी व्यक्ति का टीडीएस काटा हुआ है तो जब तक गवर्नमेंट को नहीं चुका देते तब तक वो आपकी लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी साइड में दिखता है। ये आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, आपको चुकाना है गवर्नमेंट को, और जब चुका दोगे तो ये जीरो हो जाएगा फिगर। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपसे ये पूछे, कोई सीए इंटरव्यू ले रहा है, वो ऐसे टेक्निकल सवाल आपसे कर सकता है कि टीडीएस को मैं अपनी बैलेंस शीट में किधर दिखाऊं, तो आप बोलना है कि टीडीएस अगर हमारा डिडक्ट हुआ है तो हमारी एसेट है, और हमने अगर किसी का डिडक्ट किया तो हमारी लाइबिलिटी, हमें उसे गवर्नमेंट को चुकाना। लिख लेना ये कॉपी में। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं आपको, जो थोड़ा सुनना ध्यान से। जो व्यक्ति टीडीएस काटता है उसे टीडीएस डिडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर आप एक टीडीएस डिडक्टर है, काटने वाला, यहां मैं लिख रहा हूं टीडीएस काटने वाला। काटने वाला मतलब ये नहीं कि बाइट करने वाला। टीडीएस को काटने वाले व्यक्ति के लिए तो वो लाइबिलिटी है, वो गवर्नमेंट को चुकाना है, तो लाइबिलिटी है तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाएगा। और जिस व्यक्ति का टीडीएस कटता है, यानी जो इसमें डिडक्टिव होता है, जिसका टीडीएस काटा गया है, जिसका कटा है टीडीएस, उसके लिए वो एसेट है, वो एसेट में दिखाएगा उसको बैलेंस शीट में। अगर टीडीएस एसेट्स में दिख रहा है मतलब आपका टीडीएस कटा है, और लाइबिलिटी में दिख रहा है मतलब आपने काटा है किसी का। लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट,
तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने वैसे तो पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, थोड़ा और डिस्कस किया डीप लेवल पर। 10 सवाल हमने यहाँ पर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन को समझाने में समय लगता है, और उस चीज़ के संबंधित जितनी भी थ्योरीज हैं उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।